अगर मैं बात करता हूँ टनलिंग के बारे में, तो यार टनलिंग के लिए बहुत सारी चीजें जो है हमें प्री रिक्विजिट्स होती है। जैसे कि जिस भी पार्ट में हम टनलिंग करने वाले हैं उसके रॉक मास रेटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रॉक टनलिंग क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानना चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म्ड होना चाहिए, वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट होना चाहिए, प्रोब ड्रिलिंग से उसके पीछे की चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ कि प्रोब ड्रिलिंग से हम लोग क्या करते हैं, प्रोब ड्रिलिंग और आईएएस सीव का जो प्रोसेस है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था टनलिंग पे, उस दिन मैंने देखा कि सबसे पहले हम लोग प्रोब ड्रिलिंग करके पाइप्स को अंदर डालते हैं, और फिर जब हम एक ड्रिलिंग करते हैं अंदर सर्टेन मीटर्स का, और तब वहां से ना कुछ पानी और सॉइल के कंटेंट आते हैं, उसको हम लोग फिर एक सीव वहां पे रख देते हैं। और जब वो सीव से पासिंग होती है ना उसकी, तो हमने ये देखा जाता है कि यार जो चीज आ रही है, तो वहां पे सैंड है, सिल्ट है, क्या क्वालिटी है, रॉक है, छोटे रॉक से बिग रॉक से, मतलब डिपेंड उस जो सीव के एनालिसिस में सीव में क्या चीजें रिटेन हो रही है उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा हो जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। रेट ऑफ पेनिट्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो यानी सॉफ्टर मटेरियल, और रेट ऑफ पेनिट्रेशन अगर डिफिकल्ट है तो यानी हार्डर मटेरियल है, यानी गुड क्वालिटी रॉक है। और ज्यादा हो रहा है रेट ऑफ पेनिट्रेशन तो यानी सॉफ्ट क्वालिटी रॉक है। इसके लिए जो हम यूज करते हैं अपना सैंडविक का बूमर DT820, और ये जो आपने ये जो रेड पार्ट देख रखा है ना, ये है आपका बीट। यही क्रशिंग करता है, क्रशिंग इसी से होती है। तो अगर मैं बात करूं, DT सैंडविक 820 एक मशीन है, ड्रिल बूम जंबो, जो कि तीन चीजें में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि प्रेशर प्रोवाइड करता है, टॉर्क प्रोवाइड करता है, और डायरेक्शन एंगल। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मेजरली ड्रिलिंग टाइम एक पूरे साइकिल टाइम जो रहता है अपना, उसमें ड्रिलिंग टाइम सर्वे होता है सबसे पहले। आप देख सकते हैं सर्वे के बाद ड्रिलिंग टाइम, फिर चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग। चार्जिंग मतलब डेटोनेटर्स की फिक्सिंग, फिर ब्लास्टिंग करना, फिर डीफ्यूमिंग, फिर मकिंग। स्केलिंग मतलब लूज पार्ट जो गिरने वाले उनको हम ही गिरा देते, फिर शॉर्ट क्रीटिंग, रॉक एंकर, और डाउन टाइम। मेजर पोर्शन ड्रिलिंग में और मकिंग में जाता है, डीफ्यूमिंग में भी ठीक ठाक अमाउंट चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सबसे क्रिटिकल पार्ट है, ड्रिलिंग और मकिंग। अब अगर मैं बात करूं साइट की जियोलॉजी हमें जानने के लिए, दो चीजें बेसिक ये कॉलेज लेवल पे बताई जाती है। रॉक मास रेटिंग जो कि बेस्ड होता है रॉक की कंडीशन पे। अब इस रॉक के कंडीशन को हम लोग रेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस से। टनल के सेक्शन की स्टडी करके हमने उसको 5 से 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसको 1 2 3 4 5A 5B कहा जाता है। तो वैसे 6 है लेकिन 5A 5 भी बोला जाता है, तो ये एक अलग इसका नॉमेनक्लेचर है। रॉक मास रेटिंग एक जियो मैकेनिक सिस्टम होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रेटिंग करता है स्टेबिलिटी ऑफ इमीडिएट रूफ का ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। रॉक क्वालिटी जो इंडेक्स होता है, ये बेसिकली एक डेजिग्नेशन, एक वैल्यू प्रोवाइड की जाती है कि जो रूफ टॉप है, जो रॉक की स्टेबिलिटी, इमीडिएट रूफ की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर वेरी पुअर है तो उसका RQD का वैल्यू 25 तक होगा, पुअर है तो 25 से 50, और 90 से 100 है तो एक्सीलेंट। इसकी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला नीचे दे रखा है कि इफेक्टिव रॉक mass rating basically thickness of first layer multiplied by RMR of first, thickness of second layer multiplied by RMR of second upon thickness का एडिशन। अब अगर मैं बात करता हूँ कि रॉक में जो मैंने जैसे कि आपको पैरामीटर्स बताए थे, अगर हमें गुड क्वालिटी रॉक मिला है जिसका RMR 80 से 1 से 100 के बीच में, यानी हाई RMR इज इक्वल्स टू गुड क्वालिटी रॉक, तो यानी नो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ये सिंपल चीज है। अगर गुड रॉक है, 61 से 80 RMR है, तो यानी बोल्ट तो थोड़ा देना पड़ेगा, 3 मीटर लंबा बोल्ट और 2.5 मीटर का स्पेसिंग वायर मेश के साथ, और 50 mm का क्राउन पे शॉर्टक्रिट लगाना पड़ेगा। फेयर रॉक है तो टॉप हेडिंग और बेंचिंग के साथ हमें भरना पड़ेगा, और ये सारी बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है, कितने कितना शॉर्टक्रिट लगेगा, कितना रॉक बोल्टिंग मारना पड़ेगा। मेजर चीज जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ वो है टनल फेलियर्स के बारे में। सबसे दो बड़े फेलियर्स टनल के होता है, वो है फ्लोइंग ग्राउंड एंड वेज फेलियर। वेज फेलियर और फ्लोइंग ग्राउंड सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आते हैं इसमें। अगर मैं बात करूँ इसमें एग्जाम्पल की, तो अगर हम वेज फेलियर की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, इमीडिएट शॉर्टकट एप्लीकेशन करना होता है टू रिस्ट्रेन द रॉक बोल्ट।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन बोल्ट इसमें किया जाता है, क्योंकि वेजेस पे जो होता है वेरी पुअर जॉइंट सरफेस होता है, इसमें कम से कम शॉर्टकट 50 से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए और बोल्ट पैटर्न स्पेयर्स बोल्ट पैटर्न होना चाहिए 3 मीटर इंटू 3 मीटर का। ठीक है, और स्टील सेट्स प्रोवाइड करने चाहिए अकॉर्डिंगली। अगर हम रॉक मास रिवीलिंग फ्लोइंग ग्राउंड की बात करें तो इसमें तो डिपेंडिंग अपॉन द साइड कंडीशन हमें तुरंत ही वो प्रो एंकर ISHB 200 का स्टील रिप्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें ही फिर से स्टेबल ग्राउंड है, वेज फेलियर है, चिमनी टाइप फॉर्मेशन है, रेवलरिंग या फ्लोइंग ग्राउंड है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट इमेज के साथ यहाँ पे शो किया गया है। ये तो एक बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, अब इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं। अगर हमें रॉक बर्स्टिंग और पॉपिंग, ये एक बहुत ही अच्छा जो है बहुत टाइप, तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी टनल एक हाई ऐसे जोन के थ्रू पास करते हैं जिसमें हाई हार्ड और ब्रिटल क्वार्टजाइट हो, जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो और इसमें पॉपिंग स्पेलिंग हो रॉक बर्स्टिंग हो, तो इसमें स्टेबलाइजेशन अडॉप्ट किया जाता है प्रेशर रिलीफ होल्स के द्वारा। सबसे पहले स्केलिंग डन किया जाता है ताकि रिमूवल ऑफ लूज रॉक हो जाए, ड्रिलिंग इन प्रेजेंस ऑफ रिलीफ होल्स। 76 के डायमीटर 4 मीटर लॉन्ग फेस टू फेस अपर क्राउन में डाले जाते हैं। पोजीशन ऑफ प्रेशर रिलीफ डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस पे। हम इसमें फिर टाइमली कवरेज करते हैं शॉर्टक्रीट से। पहला लेयर 50 थिक SFRC स्टील फाइबर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट सीफा के थ्रू डाला जाता है। उसके बाद फिर 3 मीटर लॉन्ग एंकर डाला जाता है, 2 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में, और फिर सेकंड शॉर्टक्रीटिंग का लेयर किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। और ये रहा अपना बेसिक ओवरव्यू डायग्राम कि कैसे ऊपर के अम्ब्रेला स्ट्रक्चर एक बेसिकली फॉर्म किया जाए। पाइप प्रूफिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक्सकेवेशन फिर करते हैं। बेसिकली दो टाइप के इस पे कन्वेंशनल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के मेथड आ जाते हैं। ठीक है, कौन सा किस प्रोसेस से किया जाता है, किसमें क्या चीजें की जाती है, ये नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। इसमें एक ब्रीफ आइडिया दे दे रहा हूँ आपको। अब इसके बाद फिर सबसे बढ़िया जो चीज आती है कि जो लूज गैप्स हो गए हैं, उसको कंसोलिडेट कर देना प्री ग्राउटिंग करके। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथन किया जाता है फेस के पेरिफेरी को अहेड ऑफ एक्सकेवेशन टू रिड्यूस वाटर इनफ्लो एक्सकेवेशन के दौरान। और एक प्री ड्रेनेज होल दिया जाता है, इसमें वाटर प्रेशर टेस्टिंग किया जाता है। 50 डाया का 36 डिग्री पे 10 होल किया जाता है प्री ग्राउटिंग के लिए। उसके बाद 10 से 12 मीटर का इंक्लिनेशन एंगल 10 डिग्री से 12 डिग्री आउटवर्ड पे लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग के द्वारा ग्राउट होल पे 7 से 9 mm सेंटर टू सेंटर और 3 मीटर का ओवरलैपिंग इसमें किया जाता है। इसमें माइक्रोफाइन अल्ट्राफाइन सीमेंट डाला जाता है, जो कि हैवी सीपेज ऑफ टू कंपोनेंट जो बेसिकली रहता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हो गई। अब अगली वीडियो में मैं टॉर्क कैलकुलेशन, बर्डन एंड स्पेसिंग, कट एरिया और एक्सप्लोजिव का लोडिंग, इन चार चीजों के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपके लिए अगला वीडियो। तो अब अगली वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना बर्डन एंड स्पेसिंग कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि SPL वाला जो पार्ट रहता है ये सबसे खतरनाक रहता है। तो स्पेसिंग के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे, कट एरिया, SPL, वेज कट, फैन कट, पिरामिड कट। उसके बाद उसके बर्डन कैलकुलेशन और टॉर्क कितना प्रोवाइड करना है, टॉर्क कैलकुलेशन या टॉर्क का रेंज क्या रहता है, और कट एरिया का क्या फॉर्मूला है और क्या कैसे किया जाता है। धन्यवाद।